हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रभाकर कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमें 10वीं और 11वीं यानी कि 10th और 11th दोनों के ही मैथमेटिक्स सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनिशियल्स हैं वो। तो आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिन टॉपिक को मैंने पहले ही लिख दिया है। डेफिनीशन, पहले तो सबसे पहले डेफिनीशन पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनीशन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बगैर डेफिनीशन के हमें पता कैसे चलेगा कि क्या पढ़ना है। चलिए, फिर मेकिंग ऑफ ए सीरीज, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक सीरीज कैसे बनता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे बनाया जाता है। और फिर टाइप्स ऑफ एपी, एपी के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एपी, फिर जनरल टर्म पढ़ेंगे, यानी कि किसी एपी का एक जनरल टर्म क्या होना चाहिए वो पढ़ेंगे। और फिर रिलेशन बिटवीन टर्म्स, उनके टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होने चाहिए वो पढ़ेंगे। और फिर सम ऑफ एन टर्म्स, तो अगर आप एपी पढ़ रहे हैं तो, और एपी पढ़ते हुए आपने अगर एपी का सम नहीं निकाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टीएन एंड एसएन। टीएन और एसएन क्या है वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक डेफिनीशन पर। तो क्या होता है डेफिनीशन, डेफिनीशन क्या होना चाहिए। तो डेफिनीशन के लिए मैं कहूंगा एक एपी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मींस इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स are equal, then that series is to be said in AP। यानी कि अगर किसी भी दो टर्म्स के, किसी एक सीरीज के किसी भी दो टर्म्स के अगर हम क्या करें, दो कंजेक्टिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स के डिफरेंस को निकालें, अंतर निकालें, तो क्या होगा, वो हमेशा अगर मिलेगा हमें बराबर, अगर हमें मिल जाए इक्वल, किसी भी दो टर्म्स के किसी एक सीक्वेंस से किसी दो टर्म के अगर हम डिफरेंस को निकालते हैं तो हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे 5, 10, 15, 20 और ऐसे ही आगे एक सीरीज बढ़ा हुआ है। तो इसमें हमें चेक करना है कि क्या किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस इक्वल हैं क्या। तो मैं यहां देख रहा हूं, यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए 5 का अंतर है, +5 किया गया है, ठीक। फिर यहां से यहां तक जाने के लिए इन दो टर्म्स के बीच में यहां भी +5 है। फिर यहां से इस टर्म तक जाने के लिए यहां भी +5 है। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि हर एक दो टर्म्स के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। हर एक टर्म में 5 ऐड करता चला गया और मेरा एक सीरीज बनता चला गया। तो इस सीरीज को हम कहेंगे एपी में। अगर कुछ ऐसा टर्म्स होता 5, 7, 15, 25, तो इसे हम एपी में नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस जो हैं वो सेम नहीं। यहां पर +2 का डिफरेंस है, यहां पर +8 का डिफरेंस है, यहां पर +10 का डिफरेंस है, जो कि हमारे इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। तो अगर ये हमारे रूल को, हमारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा तो उसे हम एपी में नहीं कहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ ए सीरीज। एक सीरीज कैसे बनाई जा सकती है, एक एपी कैसे बनाई जा सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और उन ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम मेकिंग ऑफ ए सीरीज सीखेंगे, एक सीरीज कैसे बनाया जाता है।
चलिए मान लेते हैं कि एक मेरा सीक्वेंस दिया गया है 3 7, कितने का डिफरेंस हो गया, कितने का, 4 का डिफरेंस हो गया। तो मुझे क्या करना है, 4 ऐड करते हुए आगे बढ़ना है ताकि मेरा एक एपी का क्रिएशन हो जाए। तो 11 15 19 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते चलना है। तो हर जगह पर हम क्या देख रहे हैं, हर जगह पर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है +4 का डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है, यहां पर भी +4 का डिफरेंस है। तो अगर किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस बराबर हो, हर एक दो कंजेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे एपी में कहेंगे। तो अगर हमने इसे बोल दिया, ये पहला टर्म है, इसे फर्स्ट टर्म बोल दिया, तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो हमने उसे ए लिख दिया। और डिफरेंस को, डिफरेंस के इनिशियल से अगर मैंने चुरा लिया इस यहां डी, तो क्या हम इस एपी को, इस सीरीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पहला टर्म था पहले तो ए, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ए में डी जोड़ दिया, अगले टर्म में हमने क्या किया, ए में डी जोड़ दिया, फिर अगले टर्म में क्या किया, ए में 1d + 1d 2d जोड़ दिए, ए में 2d जोड़ दिए, फिर अगली टर्म में हमने क्या किया, ए में क्या किया, 1d 2d 3d हमने जोड़ दी, फिर अगले टर्म में हमने क्या किया, 5d जोड़ दिए, 4d जोड़ दिए सॉरी, तो a + 4d, और ऐसे ही आगे की तरफ चलता चला जाएगा। तो हमने देखा कि एक एपी का क्रिएशन कैसे हो सकता है, एक एपी को कैसे होना चाहिए, हर जगह का डिफरेंस। अब यहाँ से हमने अगर हम निकालें कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, इसको टर्म 1, इसको टर्म 2, इसको टर्म 3, इसे टर्म 4, और ऐसे ही टर्म 5, टर्म 6, टर्म n तक कहीं भी जा रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो T2 - T1 अगर हम चेक करते हैं तो क्या होता है, a + d - a, तो क्या हुआ, a to a कैंसिल और d बच गया, हमारा डिफरेंस कितना आया, d डिफरेंस आया। अब हम इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं तो क्या होगा, a + 4d - a - 3d, a से a कैंसिल और 4d - 3d = d। तो हर टू कंजेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिल्कुल बराबर है। तो अगर इस क्राइटेरिया को कोई सीक्वेंस फॉलो करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एपी में बोलते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर, जो कि क्या था, जो था अगला टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ एपी। हमारा अगला टॉपिक क्या था, हमारा अगला टॉपिक था टाइप्स ऑफ एपी। तो हम एपी के देखेंगे कितने टाइप्स के एपी हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एपी, एपी कितने प्रकार के हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपी। तो हम कहते हैं, हम एक तरह से एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि एपी कितने प्रकार के होने चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया ऑब्जर्वेशन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 till 100 हमने एक एपी ये बनाया, और दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लेने के लिए एक दूसरा, अगर ये एपी में जैसे कि यहाँ पर हर जगह पर डिफरेंस क्या है, हमने +1 करा है, हमने हर जगह क्या है, +1 और ऐसे ही आगे बढ़ते चला गया। तो मैं अगर दूसरा कोई एपी लिखूं, कोई दूसरा एपी अगर मैं लिख दूं, जैसे 100 99 98 97 एंड सो ऑन टिल 1, अगर हमने इस तरह का कोई एपी लिखा है, अभी हमने एक सीक्वेंस लिखा है, हमें चेक करना है कि क्या ये एपी में हो सकते हैं। यानी कि एपी में चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि क्या दो कंजेक्टिव टर्म्स के, किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस सेम है क्या, और अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये तो एपी में है। चलिए तो यहां पर चेक करते हैं, 99 - 100 = -1। अब इसमें चेक कर लें, 90
8 माइनस 99 इक्वल टू -1, 97 माइनस 98 इक्वल टू -1। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि हर जगह के लिए किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म्स, लगातार टर्म्स के डिफरेंस क्या है, बराबर हैं। तो अगर डिफरेंस बराबर होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें एपी में कहेंगे, हम उन्हें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, यानी कि वो एक समांतर श्रेणी बना रहा है। तो हमने इन दोनों तरह के सीक्वेंस को देखा। एक में क्या हो रहा था, एक में जो डिफरेंस था वो पॉजिटिव में आ रहा था, पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस। लेकिन इस वाले सीक्वेंस में क्या हुआ है, हमने -1 किया है, -1, -1, अगेन -1, और इसी तरीके से हमने 1 तक ले गया है इस सीक्वेंस को। तो यहां पर देखने के लिए मिला एक सीक्वेंस हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सीक्वेंस क्या है, घट रहा है नीचे की तरफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम उसे क्या कहेंगे, हमने उसे वही नाम दे देते हैं, हम उसे जैसे हम एक टाइप को बोल देते हैं इंक्रीजिंग एपी, हमने एक टाइप को बोल दिया इंक्रीजिंग एपी, और वहीं दूसरे टाइप को हम बोल देते हैं डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। तो आपको तो नाम से पता चल ही गया होगा कि कौन सा इंक्रीजिंग एपी होगा और कौन सा डिक्रीजिंग एपी। तो इंक्रीजिंग एपी क्या होगा, जिसके टर्म्स में क्या हो, डिफरेंस पॉजिटिव आए, जिसके टर्म्स में एपी which has difference in पॉजिटिव डिफरेंस, किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बराबर होना चाहिए। तो उससे बराबर होना चाहिए, और अगर वो पॉजिटिव आए, यानी कि अगर हमारा सीक्वेंस ऐसा लगे कि वो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो उसे इंक्रीजिंग एपी कहेंगे। और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, जैसे सबसे बड़ा टर्म पहले लिख दिया, उससे छोटा टर्म उसके बाद, उससे छोटा टर्म उसके बाद, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर आ गया नेगेटिव, इफ कॉमन डिफरेंस is negative, then the AP is said to be in decreasing AP। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल पर समझ लेते हैं। एक एग्जांपल समझ चुके हैं, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया 3 7 फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो हमें 4 का ही डिफरेंस लेकर चलना पड़ेगा, 11 15 19 so on। तो और इसके लिए हमने एक एग्जांपल बनाया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे 10 7 4 1 ऐसे ऑन। ठीक, तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जितने भी कॉमन डिफरेंस है, 7 - 3 + 4, 11 - 7 + 4, 15 - 11 + 4, 19 - 15 + 4, यानी कि हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव मेजर्स में आ रहे हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, इफ द वैल्यू ऑफ डी comes in positive measures, then that AP, that series is to be said in increasing AP। ठीक है, तो और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 7 - 10 - 3, 4 - 7 - 3, 1 - 4 - 3, हर जगह पर क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह कॉमन डिफरेंस नेगेटिव मेजर्स में आ रहे हैं। तो अगर नेगेटिव मेजर्स में आएंगे कोई भी कॉमन डिफरेंस, किसी भी एपी, किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिक्रीजिंग एपी। वो घटता हुआ एपी होता है, जिसके टर्म्स लगातार क्या हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, टर्म्स की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही होती है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंक्रीजिंग एपी क्या होता है और डिक्रीजिंग एपी क्या होता है। तो अब चूंकि हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एपी समझ लिया, तो हमें अब अपने अगले टॉपिक पर चलना है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या था, हमारा अगला टॉपिक था किसी भी एपी के लिए एक जनरल टर्म खोजना।
मान लीजिए कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देना पड़ जाए कि कोई कहीं पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एक एपी को कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिक्स में आप डेफिनेशन दीजिए, आपको वर्ड्स में डेफिनेशन नहीं देना है, कोई बात नहीं, हम उसे एक जनरल टर्म देंगे। हम कहेंगे कि भैया अगर इस पर कोई भी सीक्वेंस सेटिस्फाई होता है इस टर्म पर तो उसे एपी में माना जाएगा, उसे कहते हैं जनरल टर्म। तो हमको पढ़ना है अब जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम जनरल टर्म के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ऑब्जर्वेशन से ही हम क्या करेंगे, एक जनरल टर्म बनाएंगे। चलिए कुछ एपी, एक दो एपी हम लेते हैं और उसी से ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, उसी से जनरल टर्म का निर्माण करेंगे। चलिए तो हमने देखा था कि एपी का जब हम मेकिंग ऑफ एपी सीख रहे थे तो हमें कुछ एपी ऐसा दिखा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही आगे की तरफ गया था। तो अगर हम कहें कि n इसका nवां टर्म होगा, तो कोई एक nवां टर्म होगा, इसके लिए जनरल टर्म n, क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से नेचुरल नंबर का कोई सा nth टर्म, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म T1 उसे बोलते हैं, T1 या कहीं कहीं पर इसे A1 भी कहा जाता है। तो A1 हो या T1 हो, है वो फर्स्ट टर्म किसका, AP का, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब हम सेकेंड टर्म में देख रहे हैं कि उसमें प्लस डी हुआ है, सेकेंड टर्म में, किसमें, सेकेंड टर्म में एक डी आया है। फिर देख रहे हैं हम कि थर्ड टर्म में हमारा क्या है, 2d आया है, 2d को प्लस किया गया है। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चौथे टर्म में 3d को आया है। अगर हम लिखते कि पांचवा टर्म अगर हम लिखते तो a प्लस 4d होता, यानी कि एक d बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो जौन सा टर्म है उससे एक कम d मिल रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ये पहला टर्म तो 0d, ये दूसरा टर्म 1d, यहाँ तीसरा टर्म 2d, यहाँ चौथा टर्म 3d, यहाँ पांचवा टर्म ये 4d। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो nth टर्म होगा, जो जनरल टर्म होगा, nth टर्म कहें या इसे जनरल टर्म कहें, जनरल टर्म कहें या इसे मैथमेटिक्स के रूप में Tn कहें या इसे An कहें, तो ये सारे ही क्या हैं, ये सारे एक ही माया के अलग अलग नाम हैं, एक ही माया के अनेकों नाम, परशु परसी परशुराम। nth टर्म कहें या फिर उसे जनरल टर्म कहें या फिर उसे Tn कहें या फिर उसे An कहें, सारे ही एक ही माया के अनेकों नाम हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिखना है, हमने nवां टर्म लिखना है। तो उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पहला टर्म लिखा था तो 0d था, दूसरा टर्म लिखा था तो 1d था, तीसरा टर्म लिखा था तो 2d था, चौथा टर्म लिखा है तो 3d है, पांचवा टर्म लिखा है तो 4d है। तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि जो हमारा nवीं टर्म होगी, वो a तो सब में ही कॉमन है, उसमें भी a होगा, सब में a कॉमन है, उसमें भी a होगा, सब में प्लस किया गया है, इसमें भी प्लस किया जाएगा, सब में d है, इसमें भी d होगा। लेकिन कितना d होगा भैया, तो इसमें d होगा हर एक में उसके टर्म से एक कम d है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ तीसरे टर्म में 2d, चौथे टर्म में 3d। तो उसी तरीके से हम कहेंगे nवें टर्म में जो होगा n से एक कम d होगा, यानी कि n माइनस 1d होगा। तो इसे हम Tn से या An से लिखते हैं, ठीक है। तो An लिखा हो या जनरल टर्म लिखा हो या Tn लिखा हो या nth टर्म लिखा हो, तो क्या समझना है, उसे एक जनरल टर्म समझना है। उसे क्या समझना है, अगर हम कहें कि अगर कोई भी सीक्वेंस इस यहां पर जो दिख रहा है, यहां पे ये वाला, अगर इस रूल को, इसको फॉलो करता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे एपी में कहेंगे कि ये सीरीज जो बनेगा, इस पर रखने से जो भी सीरीज बनेगा उसे क्या कहेंगे, उसे एपी कहेंगे। जैसे सपोज कि अगर हमने दे दिया a बराबर 5, d बराबर 2, तो बताइए कि कितना होगा आपका
सीक्वेंस कैसे बनेगा, बनाते हैं सीक्वेंस। हमें पता है कि पहला टर्म क्या है, पहला टर्म ए है, तो क्या हम डायरेक्ट ए लिखते हैं? नहीं, हमें चेक करना है कि क्या हमारा जनरल टर्म सही है, तो यहाँ पर रखते हैं। हमें क्या पहला टर्म चाहिए, तो पहला टर्म यानी कि ए प्लस n माइनस वन, n क्या है, nth टर्म है, तो nth मीन्स क्या, हम पहला टर्म निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू डी। अभी वैल्यू हम नहीं रखते हैं ए और डी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 इंटू डी, 0 शून्य अंडा, नील बटा सन्नाटा, आर्यभट्ट जिंदाबाद। चलिए जी, यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर सिर्फ मिला ए, यहाँ पर हमें मिल जाता है सिर्फ ए, यानी कि पहले टर्म को हम क्या बोल देते हैं, ए। यानी कि ये वाला जो हमने एक जुगाड़ तैयार किया है, हमने एक जो nth टर्म तैयार किया है, या उसे जनरल टर्म बोल लीजिए, वो क्या होता है, वो हमारे पहले टर्म के लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड है। दूसरे टर्म के लिए 2 माइनस 1 डी, ए प्लस डी बिल्कुल सही है। तीसरे टर्म के लिए क्या है, तीसरे टर्म के लिए 3 माइनस 1 2 डी, ए प्लस 2 डी बिल्कुल सही। चौथे टर्म के लिए ए प्लस 4 माइनस 1 3 डी, ए प्लस 3 डी बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो हमने तैयार किया है, ये जनरल टर्म, वो बिल्कुल हमारा सही है। यानी कि मैं इधर साइड में लिख देता हूं, जनरल टर्म जो होगा हमारा, जिसे आप an कहें या tn कहें, वो क्या होगा, वो होगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ये हो गया हमारा जनरल टर्म तैयार, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी एपी का एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, कोई टर्म हमें निकालने के लिए कहा जाए, nth टर्म, 50वीं टर्म, 60वीं टर्म, कितनी भी टर्म अगर निकालने के लिए कही जाए तो हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया हो हमें, एक क्वेश्चन दिया गया हो कि आप हमें बताइए, एक सीक्वेंस हो 5, 12, 19, 26 एंड सो ऑन, में हमें बताइए में का कौन सा टर्म या फिर 50वीं टर्म क्या होगी, 5th टर्म क्या होगी। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक सीक्वेंस है 5, 12, 9, 26 एंड सो ऑन में या का 50वीं टर्म निकालना है, 50th टर्म हमको निकालना है कि क्या होगा 50th टर्म। चलिए निकालते हैं। हमें पता है कि tn जनरल टर्म क्या होना है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। a क्या है, a है 5, फर्स्ट टर्म 5 है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है d। कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म को लीजिए, उसके डिफरेंस को निकाल दीजिए, उसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। चलिए 12 माइनस 5, d का वैल्यू होगा 7, d इक्वल टू 7, वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। हमें निकालना है 50वीं टर्म, तो 50वीं टर्म 50th टर्म, n के जगह हम कितना रख देंगे, 50 रख देंगे। यानी कि ये कितना आ गया, a प्लस 50 माइनस 1 ऑफ d मीन्स a प्लस 49 d, ठीक है। अगर यहां पर हम a और d का वैल्यू रख दें, a का वैल्यू कितना है 5 प्लस 49 ऑफ d का वैल्यू कितना है 7 रख दें, 7 पुट कर दिया हमने। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343, 343, और अगर इसे जोड़ लें, इसे ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 348। तो 50वीं टर्म हमारी क्या हो जाएगी, T50 इक्वल टू हमारी आ गई 50वीं टर्म। तो हमने ये बिल्कुल मुस्कुराते हंसते खेलते कर लिया। तो इससे बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन आते हैं इस तरह का। यानी कि अगर आपसे कहे कि आप हमें कोई भी टर्म बता दें, आप हमें 5वीं टर्म, आप हमें 10वीं टर्म, आप हमें 100वीं टर्म, 1000वीं टर्म निकाल दें, तो उससे क्या करेंगे, हम a प्लस n माइनस 1 ऑफ d पर जनरल टर्म पर रख कर निकाल लेंगे, जो कि काफी आसान है। तो कभी कभी आपको टर्म दे देगा, बोलेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आपको ऐसा एक सीक्वेंस दे देगा, और एक आखिरी कोई सीक्वेंस दे, जैसे कि हम एक विजुअलाइज कर लेते हैं क्वेश्चन बनाकर। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सीक्वेंस है आपके पास 1, 5, 9, 13, और ऐसे ही आगे जाते हुए
कहाँ तक गया है, मान लेते हैं कहाँ तक गया है, मान लेते हैं 401 तक गया है, 401 तक गया है, ठीक है। और हमसे पूछा जाता है कि भैया बताइए आप इसमें n के वैल्यू कितने हैं, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द गिवन सीक्वेंस, द गिवन एपी, यानी कि ये जो एपी हम आपको दिए हैं, आप हमें बताइए कि इस एपी में टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स दिए गए हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं कि कितने टर्म्स दिए गए हैं। क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है, और हमें पता है ये जो आखिरी वाले टर्म को हम अगर tn कह दें, क्योंकि यहीं तक तो जाना है, इससे आगे तो जाना नहीं है, तो हम इसको tn बोल देते हैं कि हमारा जो लास्ट वैल्यू है tn, लास्ट वैल्यू कितना तक जा सकता है, ये 401 तक जा सकता है, ये जा तो कहीं तक भी सकता था, लेकिन हमारा क्वेश्चन इसे लिमिटेड करता है कितना तक, 401 तक। तो हम चेक करते हैं, हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d बराबर 401। चलिए, तो a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 ऑफ d, n माइनस 1 ऑफ d, तो n माइनस 1, तो n की तो वैल्यू हमें पता नहीं, n निकालनी है। चलिए जी, n तो निकालना है हमें, इंटू d, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 5 माइनस 1 4 इक्वल्स 401। तो अगर इस 1 को हम इधर से ले जाकर इधर सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 ऑफ 4 इक्वल्स टू 400, ठीक है। और 4 से 400 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, और इस माइनस 1 को अगर हम उधर भेज दें प्लस 1 हो जाए तो n इक्वल्स टू 101, ठीक है। तो हर बार हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को साथ में कैलकुलेट करें, इधर भेजें उधर भेजें। तो हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ तैयार कर लेते हैं जिसे फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। तो n के लिए हम एक फार्मूला तैयार करते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इस दिए गए सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे, तो कितने टर्म्स होंगे, उसके लिए हम एक तरीका तैयार करने जा रहे हैं। एक सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम निकालने जा रहे हैं एक n का फॉर्मूला। चलिए, हमें पता है, वी नो दैट वी कैन नो w दैट वी नो दैट tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, बिल्कुल राइमिंग में। चलिए, तो यहां से हमको क्या निकालना है, tn का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो ज्यादा आसानी होगी। चलिए, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इक्वल्स टू tn। चलिए, बिल्कुल सही। तो a को अगर हम उधर भेजते हैं माइनस में, तो n माइनस 1 ऑफ d इक्वल्स टू tn माइनस a, बिल्कुल ठीक। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ हमें n चाहिए तो यहाँ पर d क्या कर रहा है, भेज दो उधर। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू tn माइनस a ओवर d, ठीक है। हमें निकालना है a का, n का वैल्यू, तो हमें क्या करना है, 1 को साइड करना है, हटाना है। तो n इक्वल्स टू tn माइनस a ओवर d एंड प्लस 1। ये आ गया हमारा किसका, tn से n के लिए फॉर्मूला। यानी कि हमें अगर किसी भी दिए गए सीक्वेंस में कहा जाए कि भैया आप हमें बताएं कि इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे, तो हम कहेंगे इतने ही टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स, tn माइनस a ओवर d एंड प्लस 1, इतने ही टर्म्स आएंगे, इससे ज्यादा टर्म्स तो कहीं भी नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक। यानी कि n के लिए हमने क्या निकाला, n के लिए निकाला tn माइनस a ओवर d प्लस 1। ये हमने एक कर लिया जुगाड़ तैयार, सस्ता सा जुगाड़, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि है रिलेशंस बिटवीन टू और मोर देन टू। जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हों, जितने भी एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स दिए गए, उसमें रिलेशन क्या होगा। चलिए, तो हमें अब पढ़ना है रिलेशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टर्म्स। चलिए, तो अगर हम मान लें किसी रैंडम से कुछ चीजों को हम एपी में मान लें, जैसे हमने कह दिया लेट
ए बी सी आर इन ए पी। याद रहे हम रिलेशन तब निकाल रहे हैं जब हमारे पास क्या हो, 3 कंजेक्टिव टर्म्स दिए हों या फिर कोई 2 कंजेक्टिव टर्म्स दिए हों, तो उससे क्या करेंगे हम उस पूरे एपी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम खोजते हैं। तो एपी क्या कहेगा, एपी का क्राइटेरिया कहेगा कि भाई साहब हमारे जो 2 कंजेक्टिव टर्म्स हैं उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, चलिए हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी कि हम कह दें b माइनस ए T2 माइनस T1 वो बराबर होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के, T3 माइनस T2 यानी C माइनस B के होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए एज पर द क्राइटेरिया ऑफ एपी, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम यहाँ से एक रिलेशन निकालना चाहें किसी भी 2 टर्म्स और तीसरे टर्म को लेकर, तो कैसे निकलेगा, ये b इधर है माइनस में, इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस में, ये a इधर है माइनस में, उधर ले जाएंगे हो जाएगा प्लस में। बिल्कुल ठीक, ये आप जानते हैं। तो b प्लस में आ गया b बराबर, इधर आ गया c प्लस में, ये आ गया a। हमने क्या किया, हमने बस अदल बदल कर दिया। आपने बिल्कुल अक्षय कुमार के मीम देखे होंगे, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2b बराबर, ये क्या हो गया a प्लस सी, इसको सीधा लिख लेते हैं क्योंकि c प्लस ए थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, हम क्या करते हैं a प्लस सी, बिल्कुल ठीक। चलिए यहाँ पर b अगर हम लिखना चाहें b तो क्या होगा a प्लस सी ओवर 2, a प्लस सी ओवर 2। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि भैया कोई एक खास टर्म कितना होगा, तो हम कहेंगे कि a प्लस सी ओवर 2, यानी कि अगर ये तीन चीज़ें एपी में हैं, ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो बी कितना होगा, बी होगा इनके पड़ोसियों को जोड़ दो फिर आधा कर दो, इनके पड़ोसियों को जोड़ दो, ए और सी को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, वो हो जाएगा क्या, बी के इक्वल होगा। हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल करना जरूरी है। इसको जब अगर आपको समझ में आ जाए तो बिल्कुल एक मुस्कुराहट के साथ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर ही करें, ताकि बिल्कुल ऐसे ही फील के साथ आपको सारा ही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं और आपको इतना तो प्यार दिखाना ही होगा। चलिए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मुस्कुराहट बगल में रहनी चाहिए। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, इधर साइड नहीं हम इधर साइड लेते हैं, उधर साइड शायद बोर्ड चमक रहा है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि अगर आपको एक टर्म दिया गया हो, 7, बीच का टर्म हमें पता नहीं, अगली टर्म दिया गया हो, अगला टर्म दिया गया हो 21, और कहा जाए कि ये जो होंगे ये आर इन एपी, एक एपी फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे क्या, एक एपी में है। तो हम कहेंगे भैया अब बताओ करना क्या है हमें, तो वो कहेगा कि आप हमें इस बक्से में बताइए कौन सा होगा। 3 बक्से रखे गए हैं, बोले गए हैं कि ये एपी में है, ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो हमें दिखाओ भैया। तो वो बोला ठीक है दिखाते हैं। पहला बक्सा खोल दिया, उसमें क्या निकला, उसमें 7 निकला। दूसरा बक्सा खोला गया, उसमें 21 निकला। अब कहता है हम तीसरा बक्सा खोलेंगे नहीं, आप हमें बताएं कि इस बीच वाले बक्से में क्या होगा, क्या होगा इस बीच वाले बक्से में। अलादीन का चिराग, जी नहीं बिल्कुल हम निकालते हैं जी। ये T2 है हमारा, अगर हम इसे T1 बोल दें, इसे T2 बोल दें, दूसरी टर्म इसे T3 बोल दें, तो क्या होगा, हमें यहाँ पता है B मीन्स T2 जो होगा वो अपने पड़ोसियों के जोड़ के बिल्कुल आधे के बराबर होगा। यानी कि इनके पड़ोसियों को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, एक बक्से में डाल दिया जाए, तो उसका अगर आधा हिस्सा ले लें तो वो बीच वाले बक्से में पूरा होना चाहिए। चलिए तो यानी कि T1 प्लस T3 ओवर 2, पड़ोसियों का जोड़ उसका आधा बटा 2, बिल्कुल ठीक। चलिए तो T2 इस दूसरे बक्से में जो हमारा जो भी दिखेगा वो क्या होगा, वो होगा 7 प्लस 21 ओवर 2 इक्वल टू 28 ओवर 2 विच इज 14। तो हम कहेंगे भैया आपकी इस दूसरे जादू के बक्से में क्या कौन सा नंबर है, 14 है। तो
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। और 10th क्लास में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे हम एक अलग ही तरीके से, अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे, फिर ये t3 बराबर लिखेंगे, a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। एक जनरल तरीके से बनाने के लिए ये तरीका बहुत आसान होता है। और एक नॉर्मली अगर आपको ये तरीका पता नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे कि a इक्वल्स है 7, ठीक है, और t3 इक्वल्स है 21 विच इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आप a का वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स आप यहाँ पर बोलेंगे 7 प्लस 2d इक्वल टू 21 विच इज 2d इक्वल टू 14 एंड d इक्वल टू 7। और अब कहेंगे क्या निकालना है हमें t2 निकालना है। चलो जी t2 निकालना है तो हम कहेंगे a प्लस डी तो t2 होता है, बिल्कुल। a प्लस डी तो क्या होता है, a प्लस डी तो t2 होता है। तो a का मान दिया हुआ है 7 और d का मान हम निकाल चुके हैं 7 विच इज 14। और मैं कहता हूं कि इतना करने का तो ना तो समय है और ना ही मूड। जी बिल्कुल, हम क्या करेंगे, हम बस उसके पड़ोसियों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बीच वाले बक्से में वो जादुई नंबर, वो एपी का नंबर, एपी का सीक्वेंस वाला नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये वाला रिलेशन b इक्वल्स a प्लस सी ओवर 2, इसे ऐसे याद मत रखें, इसे बिल्कुल आसानी से याद रखें कि जो टर्म होगा वो क्या होगा, अपने पड़ोसियों के जोड़ और उसके आधे के बराबर होगा, बिल्कुल। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं और वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा उन सब से एक काफी अनोखा टॉपिक, बिल्कुल मजेदार, जिसे पढ़कर मजा आने वाला है, उसे कहते हैं सम ऑफ एपी। सम ऑफ एन एपी, एक सीक्वेंस दिया गया है और कहा जाए कि अगर ये एपी में है तो आप हमें बताएं कि सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा, सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपने एपी पढ़ा और आपने सम नहीं निकाला तो एपी पढ़ा, सम नहीं निकाला तो भैया जिंदगी जिंगल वाला। चलिए जी, तो हम निकालने वाले हैं सम ऑफ एपी। एक एपी एक सीक्वेंस का दिया गया एन टर्म्स का दिया जाए तो हमें उसका सम निकालना है। जैसे कोई हमसे कहेगा कि बताइए a प्लस डी, दूसरा टर्म, ऐसा मैं लिखता हूं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस, ऐसे ही अगर जोड़ दिया जाए n तक टर्म को, n तक के टर्म्स को अगर हम करते हैं ऐड तो क्या होगा मेरा रिजल्टेंट। चलिए जी, तो हम इसको बताने से पहले मैं एक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, एक बच्चे की कहानी सुनाना चाहूंगा। वो है क्या, एक स्कूल में एक टीचर होता है, ठीक है, और वो आखिरी घंटी जैसा टीचर होता है जहां पर सारी क्लास कितनी भी इंटरेस्टिंग हो बोरिंग लगती है, घर जाने के फिराक में रहते हैं बच्चे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, टाइम पास करने के लिए बच्चों को एक खेल बताया। बोला कि आज तुम बच्चे एक काम करो, आप हमें कर दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 100 तक के नेचुरल नंबर लिखो, 100 तक के नेचुरल नंबर लिखो और उन्हें ऐड करके बताओ कितने होंगे। जैसे अब सारे ही बच्चे लग गए, बच्चे 7 साल 8 साल की उम्र के, वो सारे ही बच्चे लग गए। 1 2 3 3 3 4 6 6 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस 7 28, तो वैसे ही सारे बच्चे लग गए। लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसे पता था कि ऐसा तो नहीं होने वाला है, सर ने क्वेश्चन दिया है मतलब आसानी से तो जरूर बन सकता है, ठीक है। तो आसानी से बनाने के लिए उसने क्या किया, मात्र 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर एक बच्चा उठा, अपनी कॉपी ली और टीचर के पास चला गया और बोला कि सर हमने तो बना लिया जी। कैसे बना लिया भाई, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आपने पहली बार सोचा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 नंबर्स हैं, उन सबको ऐड करना है, तो इतनी जल्दी तो करना हमारे बस की बात नहीं। तो उस छोटे से बच्चे ने कैसे कर लिया, या टीचर के मन में, तो उसने देखा कि बच्चे के कॉपी पर लिखा था 50 50, तो एक्चुअल में उसे भी इसका आंसर पता नहीं था।
तो उसने देखा कि ये 50-50 ऐसा लग रहा है ना, जैसे बच्चे खेलते हुए 50-50 लिख दिया, ठीक है। तो उसने उसको एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगाया, ठीक है। और बच्चा जिद्दी, भैया हमारा तो सही है, हमने सही लॉजिक लगाया, आपने झापड़ कैसे मार दिया। वो चला गया प्रिंसिपल ऑफिस और प्रिंसिपल को बताया, सर हमने तो सही आंसर दिया था, लेकिन सर ने हमें फिर भी एक अवार्ड दे दिया, इधर साइड से अवार्ड दे दिया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर उन्होंने चेक किया, प्रिंसिपल ने चेक किया कि ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया है, चलो दे ही दिया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। उन्होंने कैलकुलेटर निकाला, जोड़ना चालू किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + till 100। चलिए 100 तक जोड़ा और बिल्कुल 50-50 आया उसका। तो उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, ये कैसे कर लिया आपने, ठीक है, ये कैसे कर लिया आपने। तो वो उस बच्चे के साथ, उस कॉपी के साथ, उस कैलकुलेटर के साथ वो पहुंचा क्लास में, जहां पर क्लास टीचर जो कि ये क्वेश्चन दिए हुए था वो आराम से बैठा है, ठीक है, क्या ही कर लेंगे भाई। तो वो क्या किया, वो प्रिंसिपल उस टीचर से पूछा, आपने इस बच्चे को क्यों मारा, इसका आंसर तो बिल्कुल सही है, आपने चेक नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि वो भी कैलकुलेट लिया, आंसर ठीक है, जरा हम भी तो देखें कैसे आंसर ठीक है, ठीक है। तो उसने भी ऐड करा, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 14 14 + समथिंग 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7, ऐसे ही करते 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 काफ़ी टाइम बाद उसका आंसर आया 50-50। अब टीचर भी हैरान कि एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा इतना तेजी से कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। तो वो और उसके प्रिंसिपल दोनों ने ही पूछा कि बेटा बताओ आपने ये कैसे किया, आपने जी हाँ, आपने ये कैसे किया। तो उसने कहा बहुत ही सिंपल है जी, बहुत ही सिंपल है। अब कैसे, तुम कह तो रहे हो सिंपल है, पर हमें लग तो नहीं रहा, ठीक है। तो उसने कहा कि हमने क्या जी, हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का नहीं सोचा, हम है आलसी टाइप आदमी, हम लगाएंगे जुगाड़। चलिए जी हम लगाते हैं जुगाड़। 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही सर ने दिया था कहाँ तक जोड़ने के लिए, हमें 100 तक जोड़ने के लिए, 100 तक जोड़ने के लिए। तो 100 से पहले 99, 99 से पहले 98, 98 से पहले 97, और ऐसा ही हमें जोड़ने के लिए दिया। तो हमने लगाया, हमारे अंदर बचा खुचा दिमाग, क्योंकि छुट्टी होने वाली थी तो बचा खुचा था, बाकी सब तो खर्च हो गए थे। चलिए उन्होंने क्या किया, मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ा, रिजल्ट कितना आया 101, 101। फिर हमने क्या किया, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को जोड़ा, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को जोड़ा, रिजल्ट कितना आया 99 + 2 कितना आया जी 101, ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिर बोला हमने थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के जोड़ा, उसको ऐड किया, सम किया, क्या होगा 98 + 3 कितना हो गया भैया 101, 101। अब सभी टीचर, सभी बच्चे देख रहे थे, इस छोटे से बच्चे के दिमाग में इतना कैसे लोचा घूम रहा है, केमिकल लोचा होगा इसके अंदर। नहीं जी, वो बच्चा एक्चुअल में जीनियस था, वो गॉस था, आपने गॉस का नाम सुना होगा, जी हाँ वो गॉस ही था। चलिए ये उसने क्या कहा, अब मैंने फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म को जोड़ा, वहां भी हमें रिजल्ट क्या मिला 101 मिला, ठीक है, 101 मिला, ठीक। तो उसने कहा जब हर बार 101 आ रहा है तो हम जोड़े क्यों, उससे अच्छा है कि हमने क्या किया है, यानी कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट लास्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म को जोड़ने पर क्या आ रहा है, हर बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो अगर हर बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है तो हमें पता है कि अगर हम इसको, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे हमने 20 बार ऐड करने, 20 बार ऐड करने हमें, ठीक है, ऐसे में 20 बार ऐड करने। तो 20 बार 4 4 4 ऐड करने, 4 8 12 करने से तो अच्छा है कि हम क्या कर दें, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 20 कर दें, ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको ऐड करने पर भी सेम आंसर आता है। आप ये बहुत टाइम से करते आ रहे होंगे, तो
यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मिलकर, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को मिलकर, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को मिलकर सेम ही रिजल्ट आ रहा है, यानी कि हर एक पेयर में हमारा सेम रिजल्ट आने वाला है। हर एक पेयर में मेरा 101 आने वाला है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे तभी तो हमें गुना करने में आसानी होगा। तो 1 से लेकर 100 तक में पूरे 100 टर्म्स हैं। तो अगर 100 टर्म्स हैं और हमें 2-2 का पेयर बनाना है तो कितने टर्म्स बनेंगे? तो तब बनेंगे 50 टर्म्स, यानी कि 50 बार 50 टाइम्स मेरा कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। तो 50 टाइम्स 101 करने से कितना आ जाता है मेरा? 50 आ जाता है। यानी कि उस बच्चे का जो लॉजिक था बिल्कुल सही था। तो उसी को अगर हम एक आइडेंटिटी का रूप में एक फॉर्मूला बनाए, उससे उस तरह के सारे ही सीरीज के लिए एक हम बनाए फॉर्मूला, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। जैसे कि ये 100 तक जोड़ना था, कोई हमें 1000 तक जोड़ने के लिए बोल दे, कोई हमें 560 तक जोड़ने के लिए कह दे, 1 से लेकर 560 तक के सारे ही नेचुरल नंबर को ऐड कर दो। तो उस तरीके में क्या करेंगे? उस तरीके में हम एक आइडेंटिटी तैयार करेंगे, जिसे कहते हैं समेशन आइडेंटिटी, योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल। ठीक है, तो समेशन कह लीजिए या योगफल कह लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मीडियम में। अगर हिंदी मीडियम में तो योगफल कह लीजिए, योग कह लीजिए, और अगर आप अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसे सम कह लीजिए। तो सम ऑफ एपी को हम मान लेते हैं सम ऑफ एपी, सम ऑफ अ सीरीज। लेट हमने मान लिया, कह दिया, माना कि सम ऑफ एपी एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स है। तो पहले हमें एपी पता होना चाहिए। चलिए जी, हम एपी मान लेते हैं। तो हमने कह दिया कि हमारे पास एक एपी है ए, आपको पता है ए में अगर हम डी जोड़ते चले जाएं तो एक एपी बन जाएगा। ठीक है, ए में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएं तो वो मेरा एपी का नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये कहां तक चले जाएगा? ये चला जाएगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी पर, n माइनस 1 ऑफ डी तक चला जाएगा। ठीक है, ये यहां तक क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपको जितने भी टर्म्स लेने हैं उसको n की जगह पर रखिए, वो वहां तक पहुंचा देगा आपको। चलिए, तो इसको हमको समेशन निकालना है। सम मीन्स क्या? ऐड कर देना, यानी कि इन सारे ही टर्म्स को अगर हम ऐड कर दे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? Sn के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो Sn बराबर मेरा क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए a प्लस डी प्लस, ये सेकंड टर्म है, a प्लस 2d, ये थर्ड टर्म है, और ऐसे ही कहां तक चला जाएगा? a प्लस n माइनस 1 ऑफ d तक चला जाएगा। ये कौन सा टर्म है? ये nवीं टर्म है। इसे याद रखने की जरूरत है कि ये nवीं टर्म है, क्योंकि इसका आगे काम आएगा। चलिए, एक और मैं लॉजिक बताता हूं कि अगर मैं कुछ चीजों को, जैसे 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 को ऐड करके मेरा आता है, कितना आएगा? ऐड करके आएगा 20 आएगा। तो 20 को अगर मैं क्या करूं, इसे स्विच कर दूं, इसके अपने ऑर्डर को अगर मैंने कर दिया स्विच, यानी कि लास्ट को उठा के फर्स्ट और फर्स्ट को उठा के मैंने लास्ट कर दिया, सारे पूरे सीक्वेंस को मैंने पलट दिया, ऐसा कर दिया 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, तो ये क्या, इसका रिजल्ट क्या दूसरा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कितना आएगा? 7 7 6 13 13 5 18 18 2 18 प्लस 2 20, यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? इक्वल रिजल्टेंट आएगा, इक्वल ही आपका समेशन आएगा। क्या हमने क्या किया है? उसके एलिमेंट्स का बदलाव नहीं किया है, उसके बस ऑर्डर में बदलाव कर दिया है, उसके क्रम में बदलाव कर दिया। जो पहले आगे था उसको पीछे लिख दिया, जो पहले पीछे था उसको आगे लिख दिया। तो ऐसा करने से हमारे सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। चलिए, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, एस एन इक्वल टू लास्ट टर्म को हम पहले लिख दें, यानी कि कर दे a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी को पहले लिख दिया। फिर इसके बाद कौन सा टर्म आया होगा? nवें टर्म से पहले, जिस तरीके से 5वें टर्म के पहले चौथा टर्म आया होगा, चौथे के पहले तीसरा टर्म आया होगा, उसी तरीके से nवें टर्म के पहले n माइनस 1वीं टर्म आई होगी। चलिए, तो n माइनस 1वीं टर्म को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे a प्लस एन माइनस 2 ऑफ डी लिख देंगे, एक कम डी लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो और उसके बाद कौन सी टर्म आई होगी? n माइनस दूसरी टर्म आई होगी, यानी कि a प्लस एन माइनस 3 ऑफ डी आई होगी। चलिए, तो इसको जरा सा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि
इसी से हम एक आइडेंटिटी तैयार करने वाले हैं, हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। चलिए, तो ये कहां तक जाएगा, ये ए तक जाएगा भैया, ये कहां तक जाएगा, ये ए तक जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म को उठा के लास्ट में लेके जाएंगे तो लास्ट में तो ए ही आएगा ना। चलिए, ए तक जाएगा। अगर हम इन दोनों को एक डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मानते हुए, जैसे मैंने ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, नीचे वाले को इक्वेशन सेकंड कह दिया, तो अब क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर हमें सम निकालना है, हम ऐड कर देते हैं। हम ऐड करेंगे तो ये SN प्लस SN 2SN हो जाना है, 2SN हो जाना है। और अगर इधर 2SN हो गया तो इधर वाले सारे को ही जोड़ना पड़ेगा हमको। तो आपको तो पता है उस बच्चे का लॉजिक, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जितना आएगा, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म उतना ही आएगा, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म उतना ही आएगा। तो अगर सारे ही रिजल्टेंट सेम आएंगे, चलिए हम लिख देते हैं कि आएगा एक्चुअल में कितना। चलिए, a प्लस ए 2a, n माइनस वन ऑफ डी है तो n माइनस वन ऑफ डी, n प्लस n माइनस वन ऑफ डी। चलिए, पहले और लास्ट टर्म को जोड़कर इतना आया है, ठीक, प्लस अब सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ते हैं, a प्लस ए 2a, n माइनस 2 प्लस डी, n माइनस 2d प्लस डी, n माइनस 1d प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। चलिए, ये भी उतना ही आया, यानी कि ये जितना आया है वही उतना आया और वही सारा ही आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा ये, हमने दो अलग अलग इक्वेशन माना है, इसमें भी इसमें भी, तो इसमें भी n टर्म्स हैं, इसमें भी n टर्म्स है, जोड़ेंगे तब भी n टर्म्स ही आएंगे। तो जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, हमारे n बार आ जाएंगे। ये कितनी बार आ जाएगी, n बार। ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, चौथी, पांचवी, nवीं बार। कितनी बार आ गई, n बार आ गई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही तरह का कोई चीज डिफरेंट डिफरेंट बार, 50 बार 60 बार जोड़ना हो, जैसे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस कितनी बार जोड़ना हो, 60 बार जोड़ना। तो हम क्या करें, उससे तो आसान है भैया, उससे 60 से गुना कर दो, जल्दी आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने भी वही करना है। हम कहेंगे कि भैया हम तो नहीं करने जा रहे हैं इतनी बार, n बार तो हम आपको जोड़ नहीं रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप गुना ही कर लो n से। तो हम n से गुना कर ले इसे, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू वन टर्म। वन टर्म क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। चलिए, तो अब क्या, अब यहां पर मुझे तो SN, हमने क्या कहा था कि हमने AP के सम को SN कहा था, हमने AP के सम को SN कहा था। यहां पर देखिए हमने क्या कहा है, सम ऑफ AP भी SN। हमने मान लिया था कि भैया जो हमारा SN आएगा वही n टर्म्स के सम के बराबर आएगा, जोड़ के बराबर आएगा। तो हमें यहां से SN चाहिए, तो SN इक्वल्स क्या हो जाएगा, n यहां से 2 हम उधर साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n ओवर 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो यही होता है हमारे समेशन का, सम का या योगफल का फॉर्मूला। एक समांतर श्रेणी का अगर आपको जोड़ निकालना हो तो यह फॉर्मूला होता है। चलिए, इस फॉर्मूला पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या इस फॉर्मूले को आगे किसी और तरीके से दिखाया जा सकता है क्या। जी बिल्कुल दिखाया जा सकता है, लेकिन पहले इस तरीके से हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो अगर हमारा दिया रहे एक AP और कहे कि भैया हमें n टर्म्स का सम निकाल के बता दो, n टर्म्स का सम निकाल के बता दो। यानी कि अगर क्वेश्चन दिया रहे कि 5 13 कितने का डिफरेंस है, 5 13 8 का डिफरेंस आया, तो 8 को ऐड करते हुए हम आगे के सारे इक्वेशन लिख देंगे। 5 13 उसके बाद आ जाएगा 21 एंड एज सो ऑन। और कहे हमसे कोई कि भैया आप हमें 50 टर्म के इस तरह के आने वाले आगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उस तरीके से 50 टर्म्स तक का हमें सम बता दो। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। हमने पहले ही एक जुगाड़ तैयार कर लिया है, एक आइडेंटिटी तैयार कर ली है जिससे हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरत किन चीजों का बोल रहा है कि हमें 50 टर्म्स तक का सम चाहिए, तो हमारा n इक्वल्स टू 50 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स तक का सम है। तो अगर n टर्म्स आप हमें कहेंगे कि n के जगह पर आप 50 रख दीजिए, हम 50 रख देंगे। चलिए, n के और फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, तो a इक्वल्स कितना हो गया, 5 हो गया। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कंजेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहां देखिए 13 माइनस 5 8, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गई, ठीक है। तो अगर अब आपको निकालना है SN, तो SN हमको पता है, वी नो दैट, वी के NOW दैट
VKNOW दैट क्या पता है n/2 प्लस n-1 ऑफ d, इतना पता है हमें। और हम क्या करेंगे, इस पर सारे ही वैल्यूज को रखेंगे और हमारा सवाल का जवाब आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। चलिए, तो एस एन मीन्स हमें 50 टर्म्स के सन चाहिए, मैंने 50 रख दी। चलो, तो फिर 50/2 n/2, n के जगह पर 50/2 ऑफ 2a, 2 इंटू a मीन्स 5 प्लस n-1 मीन्स 50-1 इंटू d मीन्स कितना, कॉमन डिफरेंस कितना 8। चलिए अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये 25 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, 25 टाइम्स में। चलिए अब ये 10 और ये 49, ये हो गया 10 और ये हो गया 49 टाइम्स 8। चलिए 49 टाइम्स 8, तो 25 ऑफ कितना हो जाएगा, इसे अगर गुना कर दें 8 से तो कितना होना है, ये हो जाएगा 392 और प्लस 10 502। अब इसको 502 को हम गुना करें, मल्टीप्लाई करें 502 टाइम्स 25 तो कितना हो जाएगा, 25 तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12,000 525, 500 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12,500, 12,550, 12,550 आपकी SN की वैल्यू होगी। S50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,550 आपकी आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से सम किसी भी एपी का, किसी भी तरह का एपी दिया रहे उसका सम निकालना काफी आसान होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आई होप कि आपको कैसे बनाना है ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हमने कहा था कि क्या SN के फॉर्मूला को, जो SN आपका दिया हुआ होता है, क्या उसके फॉर्मूला को किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या, आपको दिखाया जा सकता है क्या? बिल्कुल दिखाया जा सकता है। तो चलिए, हमने SN का फॉर्मूला डिराइव किया था n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d। ये फॉर्मूला हमारा आया था आपके सामने, हमने प्रूव किया था अभी इससे पहले। चलिए, तो SN इक्वल्स टू n/2। अगर इसको अलग नजरिए से देखें तो इसमें एक चीज दिखता है कि यहां पर 2a है, तो हम अगर एक a को बाहर निकाल लें और एक a को इसके साथ लिख दें, ऐसा कुछ a प्लस n-1 ऑफ d, इस तरीके से अगर हम लिख दें तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। बस हमने क्या किया, ये दो ए जो साथ में थे अब हमने उसे अलग कर दिया है, ठीक, और कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारा एक काम क्या हो जाएगा, हमको पता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हमारा जो ए होता है वो होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी। चलिए, उसके बाद जो हमारा Tn होता है, Tn क्या होता है, Tn होता है वो a प्लस n-1 वाला, n-1 ऑफ d, ये वाला जो आपका फंडा होता है वो Tn होता है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, जहां तक आपको निकालना है उसे लास्ट टर्म कह लीजिए, ठीक है, उसे लास्ट टर्म। एक्चुअल में ये क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। लेकिन आप n की जगह पर अगर आपको 50 टर्म का सम निकालना है, 50 पदों का जोड़ निकालना है, तो आप क्या करते हैं, 50वें टर्म को आखिरी मान लेते हैं। तो उसी तरीके से हम इसे क्या कह देते हैं, इसे लास्ट टर्म कह देते हैं, लास्ट टर्म कह देते हैं। तो अगर इस चीज का कंसेप्ट हम यहां पर लगा दें तो क्या होगा, तो SN तो हो जाएगा भैया n/2। ए हमारा क्या है, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, तो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म प्लस, और ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा तो हमारा कुछ जाना पहचाना सा चीज लग रहा है, वो तो लास्ट टर्म जैसा लग रहा है, ठीक है, तो उसको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर कोई कहे कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम आपको देते हैं तो क्या आप उसके सम को निकाल देंगे, हम कहेंगे बिल्कुल निकाल देंगे। आप देखे तो देखिए, चलिए हम देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दे आपको, कहे कि फर्स्ट टर्म अगर आपको दे दिया जाए 50, ठीक है, और लास्ट टर्म आपको दे दिया जाए, Tn बोल लेते हैं उसको लास्ट टर्म। चलिए हम बोल देते हैं कि ये 50 है, क्योंकि n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए हमें। चलिए लास्ट टर्म हम आपको दे देते हैं n50, हम दे देते हैं -25,
ऐसा कुछ दे दिया हमने आपको। ये एक डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि फर्स्ट टर्म से जो लास्ट टर्म है वो बहुत कम है, मतलब डिक्रीज हो गया है, डिक्रीजिंग एपी है। चलिए, तो अब आपसे कहा जाए कि आप हमें बताइए भैया S50 बता दीजिए हमको 50 टर्म्स के जोड़, यानी कि ये जो 50 टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म से लेकर 50वीं टर्म तक 50 टर्म्स जो है उसका आप हमें जोड़ बता दीजिए जी। चलिए, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमने तो पहले से ही एक तरीका खोज निकाला है इस तरह के क्वेश्चंस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। एन की जगह पर कितनी रखनी है, 50 रखनी है। S50 क्या है, n/2 मीन्स 50/2। उसके बाद क्या होना, उसके बाद होना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 50 - 25, 50 - 25। अब ये 25 टाइम्स कैंसिल कर देगा इसको। S50 2 से 50 25 टाइम में मर गया। चलिए, 25 टाइम में मर गया। और 25 - 25 50 - 25 मीन्स 25। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 टाइम्स 25 मीन्स 25 स्क्वायर, दैट इज 625, and this is the answer of the given question that we have to find in। चलिए, तो हमें इसमें इसका आंसर निकाला था, we had to find the answer of the given question। हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकाला था और हमने कितना ही आसानी से इसका आंसर निकाल दिया। अगर आपको ये तरीका पता नहीं होता तो आप क्या करते, आप इसे a का वैल्यू tn में रख के d का वैल्यू निकालते। ठीक है, तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं, हम एक शॉर्टकट रास्ता निकाल लेते हैं जो कि काफी आसान होता है उस लॉन्ग टर्म से। ठीक, तो चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या हैगा, अगला टॉपिक हमारा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन हम एक काम करते हैं, एसएन को कुछ और नजरिए में समझते हैं, एसएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। तो एसएन हमारा क्या था, एसएन क्या था, एसएन था n/2 2a + n-1 ऑफ d। तो इसको अगर गुना कर दिया जाए, यानी कि अगर कोई पूछे कि इसको एसएन का फॉर्मूला किस इक्वेशन में होता है, तो इसको अगर गुना करें तो एसएन इक्वल्स 2 से 2 कैंसल, na प्लस nd इंटू n स्क्वायर डी, ठीक है, माइनस डी इंटू एन माइनस एन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इन दोनों से n कॉमन ले लीजिए, एस एन क्या हो गया, n स्क्वायर डी माइनस ये प्लस n अगर हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी ऑफ n। ये तो हम कह सकते हैं कि n का जो फॉर्मूला होगा ना वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये बताने का मकसद ये है कि अगर किसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा जाएगा, द्विघात समीकरण में लिखा जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या हो सकता है, ये किसी एपी का सम हो सकता है। ठीक है, किसी एपी का ये सम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर ही कर दें। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक क्या था, हमारा अगला टॉपिक था रिलेशन बिटवीन एस एन एंड टी एन। तो एस एन एंड टी एन क्या है, एस एन और टी एन, आपका एस एन क्या है, सम ऑफ एपी है एन टर्म्स के लिए, और टी एन क्या है, किसी भी एपी का जनरल टर्म होता है या फिर लास्ट टर्म कह लीजिए आप। चलिए, तो ये जो होता है, अब ये किस तरह से निकालेंगे हम, तो आपको पता है एसएन क्या होता है, वी नो दैट, अगेन वी नो मेनी थिंग्स, दिस इज वन ऑफ देम, है ना। वी नो दैट हमें पता है कि जो एसएन होता है भैया, ये जो एसएन है, ये वाला यहां जो देख रहे हैं आप, हाँ, ये वाला जो एसएन होता है वो क्या होता है, वो एन टर्म्स तक के सम को कहते हैं, जोड़ को कहते हैं। यानी कि इसे पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस इसी तरीके से कहां तक, इसी तरीके से टी n-1वें टर्म और टी nवें टर्म तक के जोड़ को कहते हैं। यानी कि टी एन तक को अगर हम एक एक करके जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एस एन हो जाएगा। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर हम कहें कि आप हमें 5 टर्म्स का जोड़ बताइए, तो हम उसे S5 कहेंगे।
हम कहें कि आप हमें 10 टर्म्स का जोड़ बताएं तो हम उसे S10 कहेंगे। अगर हम कहें कि आप हमें 23 टर्म्स का जोड़ बता दे, सम बता दे, तो हम क्या कहेंगे, उसे S23 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आप हमें बताइए कि यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स है। ठीक है, Tn को मैंने साइड कर दिया, Tn से मेरी थोड़ी सी अनबन होगी। चलिए, तो हमने उसे क्या किया, अलग कर दिया। चलिए, तो अब यहां से यहां तक में n-1 टर्म्स है, 1 2 3 n-1 कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है। ठीक है, तो n-1 टर्म्स है, तो क्या हम इसको Sn-1 नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, तो Sn बराबर क्या हुआ, हमने यहां से यहां तक को हमने क्या कह दिया, Sn-1 कह दिया, हमने Sn-1 कह दिया हमने, और आखिर में जो Tn था उसको हमने बाहर चिपका दिया। तो अगर हमने Tn निकालना है यहां से, तो हमने कैसे कर सकते हैं, Tn हमें चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, भैया आपको Tn चाहिए, इसे इधर भेज दो, आसानी से Tn निकल जाएगा, और मैं भी वही करने वाला हूं। ठीक है, तो Tn का जो वैल्यू आएगा Sn, ये आ जाएगा इधर माइनस में, Sn-1 एकदम राइमिंग सा आ गया है, Sn-1। ठीक है, बिल्कुल राइमिंग सा, Sn-1। ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन को निकालने के लिए, मतलब अगर आपको Tn दिया हो और आपसे कहे कि आप हमें माफ कीजिए, अगर आपको Sn दिया हो, ये वाला दिया हो, और आपसे कहे कि Tn निकाल दीजिए, तब तो हम आसानी से ही निकाल लेंगे, n के जगह n-1 रख के ये निकाल लेंगे और फिर Tn निकाल लेंगे। चलिए, हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जो जरूरी है। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर। अगर हमें क्वेश्चन दिया रहे, अगर हमसे कोई कहे कि क्वेश्चन है भैया आपका Sn बराबर अगर किसी टर्म्स का है, अगर किसी AP का Sn है 2n² + 3n, ऐसा कुछ दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, यानी कि ये बिल्कुल किसका सम है, ये एक AP का ही सम है, यानी कि इक्वेशन बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, अब पूछ रहा है कि आप हमको Tn बताइए। अब थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि आपने तो कहा था कि Tn होता है Sn-1, आपने तो गाना गवा दिया हमसे Sn-1 का, और यहां पे आप पूछ दिए हमसे Tn, तो Sn ही तो दिया है आपने, Sn-1 तो दिया ही नहीं है। काहे चिंता करना है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, Sn-1 चाहिए। तो अगर हम इस n के जगह पर n-1 रख दें, तो क्या वो Sn-1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। Sn-1, हमने क्या किया, इस n के जगह पर n-1 रख दिया, तो इस इक्वेशन में जितने भी n हैं उसके जगह पर अब क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। चलिए, तो 2n-1 raised to the power 2 प्लस 3 of n, n मीन्स क्या, n-1, चलिए n-1। ठीक, तो अब आपका हो जाएगा 2 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर है, तो a² - के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ये हो जाएगा a² - 2ab + b² प्लस 3n-1। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेज करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2n² - 4n + 2 - 3n - 1, और फाइनली मेरा Sn-1 क्या आ गया, फाइनली मेरा Sn-1 आ गया 2n² - 4n - 3n - 7n + 2 - 1 + 1। ठीक है, ये मेरा Sn-1 आ गया। और अब तो कहेंगे कि अब तो आसानी से आप निकाला जा सकता है, क्या Tn निकाल सकते हैं, अब तो आसानी से Tn निकाल सकते हैं। तो Tn का होता है, हम जानते हैं फिर से V के NOW, we know that Tn जो होता है हमारा, Tn जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है Sn-1, और इन दोनों की वैल्यू अब तो हमें पता है ना, अब तो हमें पता है, उसे रखेंगे, जोड़ घटाव करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो Tn का जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, Sn क्या है, 2n² है, 2n² है प्लस 3n है, ठीक,
माइनस हमें क्या करना है, Sn-1 करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे जो साइन है वो पलट जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, तो प्लस 2n है तो माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7n, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1। चलिए कुछ तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे और हमने वो कर भी दी। चलिए अब क्या हो गया, अब हो गया यहाँ पर 7n 3 - 1 प्लस 2, तो tn का फाइनल वैल्यू हमें मिल गया 7n प्लस 2 और ये हमारा सवाल का जवाब है, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया बिना किसी लंबे प्रोसेस में गए। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं कि सारी ही बातें हमने जितनी भी टॉपिक आज पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है एपी की, एपी बनाते कैसे हैं वो पढ़ा है, फिर हमने टाइप्स ऑफ एपी पढ़ी है और टाइप्स ऑफ एपी के बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने एक जनरल टर्म निकालना, टीएन निकालना सीखा है। जनरल टर्म कह लें, nth टर्म कह लें, टीएन कह लें या फिर उसे एएन कह लें, वो एक ही माया के 4 नाम है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है रिलेशन टर्म्स के बीच में क्या होंगे, पड़ोसियों को जोड़ के आधा कर दो, यही तो रिलेशन होता है। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने, और हमने फिर सम पढ़ा है, सम तो काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है। और फिर हमने क्या पढ़ा है, फाइनली हमने पढ़ा है एस एन और टी एन के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ा है। तो इसी के साथ आज के क्लास को एक मुस्कुराहट के साथ हम खत्म करते हैं और आशा करता हूं कि आपको सारी ही चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, रह गया है समांतर श्रेणी एपी से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली बार जब हम अपना वीडियो लेकर, अपना कंसेप्ट लेकर आए तो उस वीडियो का लिंक, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू। प्रभाकर कुमार साइनिंग ऑफ।